डॉक्टर लोकेश मान हमारे साथ हैं। आप श्वास रोग के, चेस्ट के रोग के विशेषज्ञ हैं, एलर्जी के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी के स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, जब कोविड आया था तो सबसे बड़ा सिम्टम ये था कि सांस रुक जाती थी, आदमी को सांस लेने दिक्कत होती थी, फेफड़े संक्रमित होते थे और फेफड़ों पे दबाव इतना हो जाता था कि मनुष्य सांस नहीं ले पाता। बहुत सारे लोग तो ऑक्सीजन की कमी से, प्रॉपर सांस लेने की वजह से ही मर गए। तो कोविड का ये क्या इफेक्ट था? सर, कोविड का संक्रमण मुख्यतः श्वास के थ्रू हो रहा था। जैसे परिवार में या निकटतम कोई सदस्य बीमार होता था तो सबसे पहले वो श्वास के द्वारा या खांसने से, छींकने से वो बाहर निकलता वायरस, हवा से वो श्वास के दूसरे पेशेंटों में श्वास लेने के दौरान प्रवेश करता था। तो उसके कारण से जो पहला आक्रमण था शरीर के अंदर वो चेस्ट था, फेफड़े पे। यस। तो चेस्ट के बाद में उसके सिस्टम के अंदर इफेक्ट आते थे। उनकी वजह से हम जैसे जनरली CRP लेवल, ESR लेवल और D डाइमर, रूटीन CBC, चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन कुछ पेशेंटों में करवाते थे। तो वो इफेक्ट का जो सीवियरिटी है उसको देखने के लिए करवाते थे कि कितना, कौन सा पार्ट कितना इन्वॉल्वमेंट है। चेस्ट का पार्ट जितना इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाता था उसी पेशेंट में श्वास की समस्या उतनी ही बढ़ती जा रही थी। किसी पेशेंट में 50%, मतलब जैसे CT सीवियरिटी स्कोर, हर पेशेंट उसका रिलेटिव जानने में उत्सुक था कि हमारे पेशेंट को कितना कोरोना हुआ है। हम बोलते थे 50% है, 25 में से 12 स्कोर है, 18 स्कोर है, 20 स्कोर है, 25 में से 25 स्कोर है। तो जो जो सीवियरिटी बढ़ती थी उसमें कोरोना में वैसे वैसे श्वास की समस्या बढ़ती जाती थी। और इन पेशेंटों में मुख्यतः श्वास के साथ अदर सिस्टम जैसे पूरी बॉडी के अंदर दर्द होना, बुखार रहना, इस टाइप के सिम्टम होते जाते थे। तो श्वास की दिक्कत के कारण ऑक्सीजन का लेवल नीचे आ जाता था। जी सर। ऑक्सीजन का लेवल नीचे आने से, जो कहते हैं 95 से नीचे जितना आता जाता उतना आदमी परेशानी में पड़ता जाता था। 95 होना चाहिए। सामान्यतः पेशेंट, नॉर्मल जो इंसान होता है उसमें 98 से 100% तक ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है। लेकिन जो जो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है तो लंग्स से ब्लड में जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होती जाती है जी। तो उसकी वजह से वो ऑक्सीजन सेचुरेशन भी डाउन होता जाता। जो ही सेचुरेशन का लेवल डाउन होता है, हम अनुमान लगाते थे कि इस पेशेंट में डेफिनेटली लंग का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है लगातार, तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हम चेंज करते थे। जी जी। और मुक्त तभी हो पाता जब पूरी तरह सांस ले ले आदमी और ऑक्सीजन लेवल वापस ऊपर आ जाए। जी, हमारा क्या संभवतः सब चिकित्सकों का एक ही ध्येय था कि किसी तरह ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, ऑक्सीजन हट जाए तो हम इसको घर भेज दें, क्योंकि रिकवरी लेने में, वापस नॉर्मल की तरफ आने में बहुत लंबा टाइम लगता था। जी जी। तो हम जनरली ऑक्सीजन को ऑफ होते ही पेशेंट को घर भेजते थे। अब मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि जो कोरोना के पेशेंट आपके पास आते थे अस्पतालों में, उनमें बहुत से ऐसे रहे होंगे जिनको पहले से अस्थमा था, एलर्जी थी, फेफड़े की प्रॉब्लम थी, TB थी। उनको कितना सीवियरली इन्फेक्ट किया इस कोरोना ने? सर, जिन पेशेंट, जो स्वस्थ पेशेंट थे, वो रिकवरी उनकी बहुत अच्छी और जल्दी हो रही थी। उन लोगों के मुकाबले जो पेशेंट पहले से ही फेफड़ों की बहुत सारी बीमारी, जैसे COPD है, अस्थमा है, पहले से कोई ILD का पेशेंट है या पहले से कोई TB का पेशेंट है, उनके अंदर मान लो कि उनका लंग्स पहले से अफेक्टेड है 20%, 25%, तो उनमें जो इन्फेक्शन पकड़ने की दर है वो भी बढ़ जाती थी। और पहले से कमजोर लंग्स है। जैस जी, बिल्कुल। तो उन पेशेंटों में जो सिम्टम थे वो ज़्यादा सीवियर होते थे। और इसके अलावा जो कोमोर्बिड कंडीशन, जो क्रोनिक डिजीज हैं, COPD हुआ, डायबिटीज़ हुआ, किडनी डिजीज हुई, पहले के हृदय रोगी हुए, इन सब में भी डिजीज की जो सीवियरिटी थी वो अधिक थी और उनके अंदर मोर्टेलिटी भी ज़्यादा थी। हाँ, निधन भी ज़्यादा हुआ उन लोगों का जो पहले से बीमार थे, खासतौर पर TB और फेफड़े की किसी बीमारी से ग्रस्त थे। उनकी मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा थी, निश्चित रूप से सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन डॉक्टर साहब, अब कोविड चला गया तो हाँ, सबसे पहली बात, हाँ लगभग चला गया, अभी फिलहाल तो ये मानना चाहिए और ईश्वर करे चला ही गया हो। लेकिन वो लोग जिन पे TB थी पहले, या पहले एलर्जी थी, या पहले सांस का रोग था, वो बच गए हो मान लो, तो अब उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए? उनकी स्थितियाँ अब क्या हैं? सर, एक्चुअल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोविड टाइम में शायद मैक्सिमम हॉस्पिटल, सरकारी हो या प्राइवेट हो, मैक्सिमम जो चिकित्सक थे वो सिर्फ कोविड ट्रीट करने में थे।
जी। तो जो क्रोनिक डिजीज जो पहले से चली आ रही हैं, जी। जैसे टीबी के हम रोजाना पेशेंट देखते थे, न्यूमोनिया के पेशेंट देखते थे, वो पेशेंट तो सोसाइटी में बने हुए थे, लेकिन देखना बंद हो गया उनका वो आते नहीं थे हॉस्पिटल, वो डरते थे। सर डायबिटीज का पेशेंट भी अपने रूटीन चेकअप के लिए, अस्थमा का पेशेंट भी रूटीन चेकअप के लिए, या सीओपीडी का पेशेंट रूटीन चेकअप के लिए आना बंद हो गया था जी। कोविड की वजह से। ना तो उनको हॉस्पिटल में जगह थी, पूरे हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल में तब्दील हो चुके थे। तो उन पेशेंट को एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा सफरिंग करनी पड़ी उन पेशेंट्स को। दवाएं भी टाइम पर नहीं मिल रही थी, उनका एग्जर्वेशन बार बार, उनके लंग अटैक के खतरे बढ़ रहे थे। तो ऐसे पेशेंटों को हमने फ़ोन पर ठीक करने की ट्राई की, लेकिन ऐसे पेशेंट थे। कुछ समय के लिए जैसे संक्रमण, जैसे टीबी का संक्रमण होता है, अदर न्यूमोनिया का संक्रमण होता है, उसकी दर कुछ टाइम के लिए लगा था कि कम हो रही है मास्क पहनने की वजह से, क्योंकि टीबी भी एक तरह से खांसी और सांस से फैलने वाला रोग, बलगम से फैलता है। बिल्कुल जी। एक रोगी से दूसरे रोगियों में फैलता है। जब सब मास्क लगाने लग गए तो लग रहा था कि एक बार के लिए काफ़ी कम हो गया, संख्या तो कम लग रही थी। लेकिन अब हम पिछले महीने भर से ये देख रहे हैं कि जो नए टीबी के रोगी जांच में निकल के आ रहे हैं, उनकी सीवियरिटी ज़्यादा अधिक खराब है, अधिक गंभीर है, गंभीर मरीज है। उनका जो लंग का इन्वॉल्वमेंट है, पहले हम 10-15% इन्वॉल्वमेंट में पकड़ते थे, आज वो 40-50% इन्फेक्टेड लंग के साथ में आ रहे हैं। तो वो पेशेंट एक तरह से खुद की लापरवाही या सिस्टम की लापरवाही या फिर अवेयरनेस की कमी से, या एक कोरोना का डर बोल सकते हैं कि उसके कारण से वो लोग हॉस्पिटल में या डॉक्टर्स के पास आए ही नहीं। तो इस कारण से वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई। और कोविड के टाइम एक पैटर्न चल निकला था कि कोई भी मेडिकल वाला सिंपल सा स्टेरॉयड टेबलेट, पैरासीटामोल, एक एंटीबायोटिक, कफ सिरप दे देता था। तो टीबी जैसी बीमारी कुछ टाइम के लिए उसका प्रभाव वो कम लगने लगता है, लेकिन इन्फेक्शन अंदर ही अंदर फैल रहा होता है। तो उनकी सीवियरिटी 10-15-20% से बढ़ती बढ़ती 50-60% तक हो गई। वैसे पेशेंट अब निकल के आ रहे हैं, निकल के। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये कोविड के जाने के बाद बहुत सी बीमारियां जो उस शोर शराबे में दबी रह गई, जी, सामने नहीं आई, लोग निकल के बाहर नहीं आए, अब वो बहुत गंभीरता के साथ साथ निकल के आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे क्रोनिक जो पेशेंट थे, हम रूटीन ओपीडी में हम देखते थे, रूटीन क्लिनिक में हम देखते थे। कुछ सीवियर जो पेशेंट थे, जैसे सीओपीडी के सीवियर पेशेंट थे, या अस्थमा के थे, या टीबी के सिलिकोसिस के गंभीर मरीज होते थे, जिनका इलाज हमारे पास महीनों सालों तक चल रहा था, वो पेशेंट अचानक से गायब हो गए। कारण कोविड इन्फेक्शन ऐसे पेशेंट को हुआ तो वो पेशेंट कालग्रस्त हो गए। मतलब ऐसे पेशेंटों की कोरोना की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप जल्दी तो इंतजार कर रहे थे कि मरीज आएगा, बिल्कुल, और मरीज चला गया ईश्वर के पास। जी जी, यह बहुत ही बड़ा गंभीर और हमें बड़ा मतलब ये दुखद, हाँ, दुखद घटना है इस टाइप की। जो डॉक्टर तो जीवन बचाने की कोशिश में लगा होता है। जी जी, और डॉक्टर को पता लगे कि वो कोविड आया और उस पेशेंट को ले गया जिसका वो इलाज कर रहा था, बिल्कुल किसी और बीमारी का, बिल्कुल तो दुख होता है निश्चित तौर पे। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो अब लोग निकल के आ रहे हैं, जिन्होंने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने अपने आप को नहीं दिखाया, अपने रोग को दबा के रखा, छुपा के रखा, या था तो कोई घर में इलाज करते रहे, अब पोस्ट कोविड एरा में, एरा कह रहा हूँ मैं, इफेक्ट नहीं कह रहा, पोस्ट कोविड एरा में उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जिसको भी ये बीमारियां हो वो कितनी जल्दी अपना इलाज कराए, कितनी जल्दी डॉक्टर को दिखाए, क्या टेस्ट कराए, कैसे आगे बढ़े, ताकि वो उस रोग से मुक्ति पाए जो रोग उसने 6 महीने, 8 महीने दबा के रखा, छुपा के रखा। सर अभी कोविड के बाद से नए पेशेंट का एक पैटर्न चल पड़ा है कि सर लंबे टाइम से 4 महीने से 6 महीने से हमें लंबी खांसी है, खांसी नहीं जा रही जी। हमने सब तरह के सिरप ट्राई कर लिए, छोटे मोटे लोकल जगह दिखा लिया, लेकिन उसमें आराम नहीं आ रहा। जब हम उसका कारण ढूंढते हैं, उनके एक्सरे करवाते हैं, उनका सीटी स्कैन करवाते हैं, रूटीन चेकअप करते हैं, श्वास की जांच करवाते हैं, तो पता लगता है उनकी लंग फाइब्रोज्ड होने लग गए, फेफड़े सिकुड़ने लग गए उनके। तो वो पोस्ट कोविड पेशेंट को पता ही नहीं चला कब उसका सैचुरेशन डाउन हुआ, कब उसको कोविड हुआ। उसने नॉर्मल बुखार मान के कि सबको हो रहा है तो घर पर इलाज लेता, लेकिन वो 2-3 महीने तक जब ठीक नहीं हो रहा तब वो डॉक्टर के पास जा रहा है। ऐसे पेशेंट में सीवियर फाइब्रोसिस, हमें लंग फाइब्रोसिस मिल रही है, जिनको हम पोस्ट इन्फेक्टिव ILD बोल रहे हैं आजकल। तो उनका मतलब जनरली क्या होता है, अगर मान लो 20, 25, 30% से ज़्यादा लंग का इन्वॉल्वमेंट कोविड में हुआ है
उन पेशेंट में आईएलडी लंग फाइब्रोसिस होने की संभावना बढ़ी है। अगर उसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ हो या प्रॉपर तरीके से रिहेबिलिटेट नहीं हुए हों तो उन पेशेंटों में फाइब्रोसिस परमानेंट होने के आसार ज़्यादा रहते हैं। कोविड से बच गए लेकिन दूसरी जगह मारे जाएंगे। यस यस यस, कोविड से बच गए आप, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको बुखार आ रहा है इसके बावजूद आपको खांसी नहीं जा रही है तो आप ऐसा मत समझिए कि मामूली खांसी है, मामूली बुखार है। डॉक्टर को दिखाइए, जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर कराइए। हो सकता है पोस्ट कोविड एरा में आपको वो बीमारी ले डूबे जो बीमारी कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक होगी, धीरे धीरे आपको लील लेगी। इसलिए ज़रा भी आपको आशंका लगे कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बुखार ठीक नहीं हो रहा, लंग्स ठीक नहीं हो रहे, खांसी हो रही है, डॉक्टर के पास जाइए, घरेलू इलाज मत कीजिए। डॉक्टर साहब, पोस्ट कोविड एरा में एक तो जो कोविड से निकले, क्या उनमें कोई एलर्जी टाइप की कोई नई चीज़ डेवलप देखने में मिली है? जो कोविड से तो बच के आ गए, कोई नई एलर्जी हो गई हो, नए तरह की श्वास के रोग हो गए हो, हाँ पहले नहीं थे? बिल्कुल सर, निकल के आ रहे हैं। उनके अंदर कुछ पैटर्न निकल रहा है। किसी पेशेंट में स्किन की एलर्जी डेवलप हो गई, जैसे रैशेज होने लग गए, उसको इचिंग होने लग गई। कुछ पेशेंट का जो अस्थमा था, जो बहुत ही कम होता था पहले, उनका अस्थमा के अटैक्स बढ़ गए, उनमें सीवियरिटी बढ़ गई। पोस्ट कोविड का मतलब एक तरह से कोविड ने अस्थमा के पेशेंट में ट्रिगर का काम भी किया है। जी, अस्थमा को कई गुना बढ़ा दिया। यस जी जी, जो पहले फेफड़ा लड़ लेता था अस्थमा से, वो अब ऐसा है हो गया, उतना नहीं लड़ पा रहा है, कम लड़ पा रहा है, बिल्कुल कमजोर हो गया है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन है वो अस्थमा के अटैक को बढ़ाता है, चाहे वो सीओपीडी का अटैक हो, चाहे अस्थमा का अटैक हो, चाहे कोई और एलर्जी हो। जी जी, तो पोस्ट कोविड एरा में जो पहले से एलर्जी के या पहले से अस्थमा के पेशेंट थे उनके लिए तो सीवियरिटी बढ़ी है, लेकिन बहुत सारे लोग नए एलर्जी के पेशेंट और नए अस्थमा के पेशेंट डेवलप हो गए हैं, क्योंकि फेफड़े भी कमज़ोर हो गए हैं, एलर्जी भी कई तरह की बड़ी है, खासतौर रैशेज होने लगे हैं बॉडी में। डॉक्टर साहब, ये जो अस्थमा ये और टीबी भी साथ में मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो फेफड़े का रोग है, तो टीबी में भी ऐसा हुआ है क्या कि जो टीबी के मरीज थे, कोविड हुआ, बच के आ गए, लेकिन अब आपको लग रहा है टीबी का लेवल बहुत ऊपर चला गया? जी सर, बिल्कुल ये एक गंभीर विषय है इस वक्त, क्योंकि मैंने खुद डायरेक्ट पेशेंट्स का इन्वॉल्व होके देखा है। मतलब बोलें तो फ्रंट में बिठा के देखा है पेशेंट्स को। आईपीडी में देखा है, ओपीडी में देखा है, घर पर देखा है, मतलब सुबह से लेकर रात तक। उन पेशेंट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी निकल के आए हैं जिसमें इतने मतलब गंभीर कॉम्प्लिकेशन निकल के आ रहे हैं। कुछ पेशेंट्स में लंग्स के अंदर भी फंगल इन्फेक्शन निकल रहा है, एस्परजिलस निकल रहा है, म्यूकर निकल रहा है। उनके अंदर और भी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के न्यूमोनिया निकल रहे हैं। किसी के अंदर लंग अब्सेस यानी मवाद बन गई लंग्स के अंदर। ओहो, तो इतने गंभीर परिणाम निकल के आ रहे हैं। और बाकी उनको ऐसा नहीं है, जो डिटेक्ट हो रहे हैं तो ठीक भी हो रहे हैं, वो ऐसा है जी, लेकिन ठीक हो पा रहे हैं। बिल्कुल, अगर टाइम पर पेशेंट को क्या है कि सर इसमें कोविड हो गया, निकल गए, ऑक्सीजन लेवल ठीक आ गया, लेकिन कफिंग है, चेस्ट पेन है या सांस में दिक्कत है, उन पेशेंट को घर पर बैठने के बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अपने चेस्ट को प्रॉपर तरीके से ट्रीट करवाना चाहिए, वरना क्या जो चेंजेज होते हैं वो परमानेंट रह जाएंगे और वो लाइफ टाइम, मान लो किसी की उम्र 40 साल है तो अगले 40-50 साल तक उस परिणाम को झेलेगा। इससे बढ़िया है कि आप तुरंत इलाज कराएं, 4 से 6 महीने का इलाज प्रॉपर लें और काफ़ी हद तक मतलब 100%, 70%, 80% तक रिलीफ उसमें हो जाता है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो कोविड से निकल के लोग आए हैं, उनके खान पान से कोई फ़र्क पड़ेगा? उनके इस तरह की जो दूसरी बीमारियाँ साइड इफ़ेक्ट हैं या दूसरी बीमारियाँ परसिस्ट कर रही हैं, तो कुछ अच्छा रिच खाना खाएं या कुछ ऐसा करें जिससे कि वो बॉडी रेजिस्टेंस ज़्यादा डेवलप हो, ऐसा कुछ बता सकते हैं? सर, उसमें सभी बीमारियों के लिए है वैसे कि जो पेशेंट क्रोनिक डिजीज से या एक्यूट इलनेस से निकल के आए हैं, उनमें जो डाइट का अहम रोल है, उसमें हाई प्रोटीन डाइट, वेजिटेबल्स, विटामिन्स, मिनरल्स और अच्छे क्वांटिटी का अच्छा मतलब पानी पिए, खूब पानी पिए, साफ सुथरा लिक्विड डाइट लें, अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करें, फ्रूट्स खाएं, और मतलब बाहर का खाना तो ये मान लो कि नहीं खाना चाहिए अब उनको। जी जी जी, कचौड़ी समोसे बिल्कुल सर, बहुत लोगों की आदत है, लाइनें लग जाती है सुबह पहले। सर, फास्ट फूड से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए, क्योंकि उन पेशेंट्स ने इतनी मेडिसिन, इतना जो काढ़ा है यूज किया है उस दौरान, 20 दिन महीने भर तक दवाएं ली हैं, तो उनमें गैस्ट्राइटिस की, अल्सर की दिक्कत
और अदर जो दिक्कतें वो ज़्यादा हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स, इनकी एंटीऑक्सीडेंट्स, इनकी आपूर्ति करने के लिए जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका अच्छी मात्रा में यूज़ करना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें जैसे बॉडी में पंचर हो जाता है ना, जैसे ट्यूब में, तो रिपेयर करते हैं, या कई चीज़ों में डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करते हैं। ये बॉडी का डैमेज हो गया एक। बिल्कुल सर। अगर आपको कोविड हुआ है तो कोविड काफ़ी सारे निशान छोड़ गया आपके शरीर में अंदर, आपको पता ही नहीं है, और धीरे धीरे पता लगेगा, तब तक देर हो चुकी होगी। इसलिए अगर कोई भी बीमारी, खांसी, जुकाम, बलगम, और अगर आपको फेफड़े में सांस लेने में दिक्कत या कोई खास किस्म की एलर्जी, या तो पुरानी परसिस्ट कर रही है, ज़्यादा हो रही है, या नई शुरू हो गई है, तो इसको सामान्य तौर पर ना लें। ये कोविड का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है कि बॉडी में कहीं कोई ऐसा डैमेज कर गया है कोविड कि वो उस डैमेज की वजह से नई बीमारी, नई परेशानी पैदा हो गई। तो उसको टाइमली दिखाएं, टाइमली डायग्नोस हो, टाइमली उसका इलाज हो जाए, वरना पूरे जीवन भर आपको उसके साथ जीना पड़ेगा, और हो सकता है वो किसी ने आपके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाए। डॉक्टर साहब, ये तीसरी लहर आने की बड़ी चर्चा है। तीसरी लहर कुछ स्टेट्स में अभी आ भी रहे मरीज, केरल में ख़ास तौर पे, और दूसरी दुनिया के कोनों में भी अभी भी कई जगह लॉकडाउन लग गया है। न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में कई जगह ये कह रहे हैं कि तीसरी वेव आ रही है। क्या लगता है आपको, तीसरी वेव आएगी तो बच्चों पे खास तौर पे भारी पड़ेगी, ऐसा कहा जा रहा है? सर बिल्कुल यही सुनने में आ रहा है। कभी WHO, कभी ICMR की गाइडलाइंस, उनके स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं हम भी, तो देखते हैं, हम खुद सब देख रहे हैं कि अभी इंडिया से कोरोना गया नहीं। जब हमारे पास 100, 200, 500, 1000 केस थे, तब हम इतना डरे हुए थे। लेकिन आज भी हमारी कंट्री में इतना फ्री हम घूम रहे हैं। कब घूम रहे हैं? जब हमारी कंट्री में अभी भी 30 से 40 हज़ार केसेज प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। कुछ स्टेट को छोड़ दें तो बाकी स्टेट में भी समस्या जो गंभीर बनी हुई है जी। तो हमें अभी WHO ने इंडिया को एंडेमिक कंट्री घोषित कर दिया कि ये कोविड के साथ आपको जीना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन को हमने खुद ने उत्पन्न किया है। क्यों ना हम जिन स्टेट के अंदर ज़्यादा है उनको हम कंटेनमेंट जोन बनाकर, जैसे अदर स्टेट में कंट्रोल किया था, वैसा करना चाहिए। और बिल्कुल अगर एक स्टेट से, मान लो केरल से खूब सारे लोग राजस्थान के रहते हैं, आते हैं और वो मार्केट जाते हैं कहीं भी, तो ऐसा नहीं है कि वो इन्फेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल इन्फेक्टेड करेगा वो। तो हमें मास्क की हैबिट है वो अभी रखनी चाहिए। जब तक कि कोविड 1-2 साल सोसाइटी में है, तब तक हमें मास्क लगा कर रखना है। भीड़ वाली जगह से अनावश्यक जाने से बचें, और जब भी कोई लक्षण आते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से और उसके लिए संपर्क करें, ना कि उसको इग्नोर करें। क्योंकि एक छोटी सी कोविड ऐसे ही आया था कि एक सिंगल केस से 10 में 10 से 100 में 100 से 1000 में बढ़ता चला गया। तो ऐसे हमें जो आ रहे हैं केसेज, उनको रोकने के लिए सबसे, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि मास्क लगाना, दूरी रखना, अनावश्यक मार्केट में न जाना, इन सब चीज़ों का ध्यान अभी भी हमें रखना ही पड़ेगा, और मास्क अनिवार्य है अभी भी। डॉक्टर साहब, कोविड में लॉकडाउन रहा और कहते हैं पर्यावरण बहुत साफ सुथरा रहा, गाड़ियाँ नहीं चली, धुआं नहीं हुआ, मिलें नहीं चली, तो क्या इससे एलर्जी के लेवल पे कोई फ़र्क पड़ा? कम हुआ है एलर्जी के लेवल? देश में पूरा समाज एलर्जी से पीड़ित है इस वक्त? नहीं सर, एलर्जी का जो मुख्यतः एलर्जी के बारे में, पोल्यूशन है वो एलर्जी करता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो COPD वाले पेशेंट को इफेक्ट करता है। अस्थमा का जो एलर्जी होती है वो जनरली पोलन से होती है। पेड़ पौधे, फूल वगैरह होते हैं, इनके परागकण होते हैं एनवायरनमेंट में जी जी, जो फंगस होते हैं उनके वो स्पोर होते हैं, वो एलर्जी करते हैं जी। तो जी। वो तो सोसाइटी में बने हुए थे। तो जो अस्थमा के जो मेन ट्रिगर थे वो तो सोसाइटी में बने हुए थे, तो एलर्जी कम नहीं हुई। एलर्जी तो वैसी ही है एनवायरनमेंट, लेकिन साफ़ सुथरा होने से जो एक्जिलेट करता था, जो अस्थमा को और बढ़ा देता था, या COPD के पेशेंटों के लिए समस्या थी, वो काफ़ी कम हुई थी। डेफिनेटली हम सब ने महसूस किया कि जयपुर की हवा या महानगरों की हवा कितनी साफ़ सुथरी हो गई थी। वो डेफिनेटली हर टाइप के पेशेंट के लिए ही उपयोगी थी वो, ऐसी वो। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, पोस्ट कोविड एरा में क्या क्या रोग और हो सकते हैं? कोविड से गुजर के जो लोग बच गए लेकिन फिर भी उनके शरीर में कुछ डैमेजेज कोविड छोड़ गया, कुछ निशान छोड़ गया, उनकी वजह से कोई नई बीमारियां हो सकती हैं। आप सबको सावधान रहना है। कोई नई बीमारी आपको लगे या कोई बीमारी परसिस्ट करे, दवा से भी ना जाए
तो आप ऐसे ही कई सुनी बातों में ना आए। दवाई लेने के मामले में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। हो सकता है वो पोस्ट कोविड एरा का कोई ऐसा इम्पैक्ट हो जिसकी वजह से कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो ज़िंदगी भर आपके साथ बनी रहे। इसलिए उससे बचने के लिए चाहे बलगम लगातार हो, चाहे खांसी हो, चाहे सांस लेने में दिक्कत हो, निमोनिया हो, टीबी हो, आप नए सिरे से डॉक्टर के पास जाकर चेकअप फिर से करवाइए। हो सकता है वो महामारी भले चली भी गई हो या चली भी जाए, फिर भी अपने निशान आपके शरीर पर छोड़ जाए और उन रास्तों पर चलते हुए आप कोई नई बीमारियां हो जाएं या पुरानी बीमारियां ज़्यादा सीवियरिटी के साथ आपको परेशान करने लगे। आज डॉक्टर लोकेश मान हमारे साथ थे, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर, जिन्होंने सांस के रोगों के बारे में, जिन्होंने एलर्जी के बारे में, जिन्होंने फेफड़ों के रोगों के बारे में हमें बताया कि जिनको कोविड होके चुका है उनको क्या एहतियात बरतने चाहिए और क्या उन पर असर है कोविड एरा से बाहर आने के बावजूद। इन सब पर आज हमने प्रकाश डाला हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दिन। डॉक्टर लोकेश मान का बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमारे दर्शकों का आपने इतना ज्ञानवर्धन किया। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर।